हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में क्या देखा था? 10th क्लास का चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चल रहा था। हम लोगों ने अभी तक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस कर रहे थे। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे। मेंडल ने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। कौन से? पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट मतलब मैं अपने हिसाब से करूंगा, मेरे को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये दोनों लॉस पढ़ लिए थे। कौन सा लॉ पढ़ना बाकी है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि अलील क्या करता है? अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अलील क्या करता है? अपने आप को अपने हिसाब से एक्सप्रेस करता है और दूसरों के साथ अपनी पेयरिंग भी करता है। दूसरों के साथ अपनी क्या करता है? पेयरिंग भी करता है। तो एक अलील किसी के साथ भी पेयर कर सकता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होकर। उसका जो कॉम्बिनेशन है वो दूसरे के साथ बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। अभी क्या था, ये बोलना डिफिकल्ट था, समझना डिफिकल्ट था। आप इसको देखिए, ठीक है। आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, ये सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन थी। मेंडल सेकंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में जो सेकंड स्टेप आता है सेल्फ पॉलिनेशन, तो ये आर है, ये आर है, ये वाई है, ये वाई है, आर है, वाई है, वाई है। ठीक है, तो अलील का जो एक्सप्रेशन है, अलील का जो एक्सप्रेशन है वो इन चारों के साथ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरे अलील का एक्सप्रेशन इन चारों के साथ हो सकता है। तो ये जो अलील इन चारों के साथ एक्सप्रेस हो रहा है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है दूसरे अलील के कंपैरिजन। मतलब ये अपने हिसाब से इन चारों के साथ एक्सप्रेस होगा, फिर दूसरा अलील बाकी चारों अलील के साथ एक्सप्रेस होगा, फिर तीसरा चौथा बाकी चारों अलील के साथ एक्सप्रेस होगा। तो पहले वाले का एक्सप्रेशन दूसरे वाले का क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। कोई उसको मतलब नहीं है कि यहां पर जो एक्सप्रेशन आ रहा है शायद दूसरे वाले में नहीं आए, या जो मेरे अंदर कमी है वो दूसरा वाला फुलफिल कर दे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन ऑफ वन अलील इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अनदर वन। ठीक है, क्या बोलूंगी? यहां पर लिख रही हूं, expression of one allele is independent of another allele ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। इसी के साथ क्या है, आपके मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या हो जाते हैं? कवर अप हो जाते हैं। अब देखो, हम लोगों ने इतनी सारी बातें पढ़ी, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि किस तरीके से ट्रेड्स ट्रांसमिट होते हैं। अब आप बोलोगे मैम आपने बता तो दिया था कि जीन के ऊपर ट्रेड ट्रांसमिट होते हैं। मैं ये कह रही हूं जीन कैसे ट्रांसफर होता है, एक पेरेंट का जीन उसके ऑफस्प्रिंग में कैसे जाता है। जब तक जीन नहीं जाएगा कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं होंगे, कैरेक्टर्स एक्सप्रेस नहीं होंगे, वेदर द कैरेक्टर इज डोमिनेटिंग और रिसेसिव। ठीक है, मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स? हम लोग पढ़ेंगे हाउ ट्रेड्स गेट इनहेरिटेड, हाउ ट्रेड्स गेट इनहेरिटेड, हाउ ट्रेड्स गेट इनहेरिटेड। ठीक है, सबसे पहले हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई। एक एक बात को करते हैं, लिखते चलते हैं। बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ cells within the cell
हमारे पास क्या है सेंटर में? वी हैव सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, वी हैव न्यूक्लियस टुवर्ड्स द सेंटर, वी हैव न्यूक्लियस टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, कंडेंस्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्रोमेटिन थ्रेड से क्या होते हैं? कंडेंस्ड होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। सेल डिवीजन में ज्यादा समझ में आएगा क्या बोल रही हूं मैं। इनसाइड न्यूक्लियस वी हैव क्रोमोसोम्स। इनसाइड न्यूक्लियस वी हैव क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहां पर आ जाइए। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा। ठीक है, अब क्या है? इनसाइड क्रोमोसोम्स वी हैव जीन्स। इनसाइड क्रोमोसोम्स वी हैव जीन्स। ठीक है, अब यहां तक तो क्या है? पिछली बार भी पढ़ लिया था। नया चीज क्या पढ़नी है? हर टॉपिक में एक ही एक चीज को बार बार थोड़ी रिपीट करेंगे। जीन इज मेड अप ऑफ DNA. New term arises, but you are familiar with this term. DNA is deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. ठीक है, डीएनए क्या होता है? डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अभी आगे आप बायोमोलिक्यूल्स में या जब हायर क्लासेस में जेनेटिक्स में जाओगे तो पढ़ोगे। डीएनए क्या है? एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। ये न्यूक्लियोटाइड की एक चेन, ये न्यूक्लियोटाइड की दूसरी चेन, और इसके अंदर क्या है? इसमें प्रोटीन सीक्वेंस है, प्रोटीन की कोडिंग है। मतलब यहां जैसे मान लो प्रोटीन आर्जिनिन है तो दूसरा सिस्टीन है, तीसरा यूरासिल है, चौथा ग्वानिन है। मतलब प्रोटीन की क्या है? एक सीक्वेंस बनी हुई है। इसमें भी मतलब इधर वाले चेन में भी प्रोटीन की एक सीक्वेंस है, इधर वाली चेन में भी प्रोटीन की एक सीक्वेंस है। ठीक है, सो डीएनए made up of nucleotide chain, DNA made up of nucleotide chain inside which it is composed of protein sequence. It is composed of protein sequence. It is composed of protein sequence. मतलब अगर जीन जा रहा है तो उसके अंदर का डीएनए भी जा रहा है, डीएनए जा रहा है मतलब प्रोटीन भी जा रहा है। और इसी के बेसिस पर हम जो आगे आने वाला चैप्टर है इवोल्यूशन, कि कैसे इवॉल्व होते हैं ऑर्गेनिजम्स, कैसे वेरिएशंस आते हैं, उसका आंसर क्या है? इसमें छिपा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या बोला? जीन है, जीन डीएनए का बना हुआ है। डीएनए एक क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लिक प्रोटीन है। ठीक है, एक जेनेटिक इंफॉर्मेटरी प्रोटीन है जो कि क्या है? दो चेन्स का बना हुआ है, हर एक चेन न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई है और इसमें प्रोटीन की कोडिंग है। बॉडी में हर चीज के लिए प्रोटीन की कोडिंग है। अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो प्रोटीन की कोडिंग है, फंक्शन परफॉर्म करना है तो प्रोटीन की कोडिंग है। मतलब समझ लो इतना पार्ट आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, और इतना पार्ट फंक्शनल प्रोटीन बना रहा है।
इतना पार्ट स्ट्रक्चरल प्रोटीन बना रहा है, इतना पार्ट फंक्शनल प्रोटीन बना रहा है। मतलब स्ट्रक्चर परफॉर्म करने के लिए कोई अपनी कोडिंग है, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ अपनी कोडिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, वेरी नाइस। अब देखो, प्रोटीन सीक्वेंस है, उस पे स्ट्रक्चर और फंक्शन डिपेंडेंट है। मतलब बॉडी का डिजाइन किस पे डिपेंड करता है? डीएनए और डीएनए की प्रोटीन सीक्वेंस पर। अगर मैं कहूं कि किसी ऑर्गेनिज्म में थोड़ा सा इस डीएनए की प्रोटीन सीक्वेंस में अल्टरेशन कर दो, तो क्या उसका डिजाइन और स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा? होगा। और इसी चेंज की वजह से यू आर गोइंग टू स्टडी द वेरिएशन एंड दिस विल कॉज द एवोल्यूशन। ठीक है, अभी बात नहीं क्लियर होगी क्योंकि जिस दिन जब पढ़ाऊंगी ये चैप्टर तब ज्यादा क्लियर होगी। पहले हिंट देना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, जो बच्चे सो रहे होंगे, जो बच्चे जाग रहे होंगे, उनको क्या क्लिक हो जाएगा कि नहीं मैम ने ये बात बताई थी। तो व्हेन यू कोरिलेट द प्रेजेंट थिंग विद द पास्ट, यू विल डेफिनेटली, आपको क्या हो जाता है उस टाइम पे वो बात एकदम जल्दी पकड़ में आ जाती है। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूं? डीएनए हैविंग प्रोटीन सीक्वेंस, डीएनए हैविंग प्रोटीन सीक्वेंस। ठीक है, डीएनए हैविंग प्रोटीन सीक्वेंस में क्या है? प्रोटीन डिसाइड द शेप or design of a person, design of a person, design of a person। ठीक है, if there is alteration, if there is alteration in protein sequence, थोड़ा सा क्या कर दो, प्रोटीन की सीक्वेंस को चेंज कर दो। ठीक है, प्रोटीन किस तरीके से होते हैं? जैसे आर्जिनिन और सिस्टीन, सीक्वेंस चेंज हो गई, सिस्टीन पहले आ गया, आर्जिनिन नीचे आ गया, प्रोटीन के नाम है। प्रोटीन किसका बना हुआ है? ये प्रोटीन के नाम नहीं, एक्चुअली अमीनो एसिड्स के नाम है। प्रोटीन किसका बना हुआ है? अमीनो एसिड्स की चेन का। अमीनो एसिड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड को अगर आप चेंज कर दोगे तो प्रोटीन की जो सीक्वेंस है, प्रोटीन की चेन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इफ देयर इज अल्टरेशन इन प्रोटीन सीक्वेंस, देयर इज अल्टरेशन इन द डिजाइन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अल्टरेशन इन डिजाइन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो, हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेड ऑफ ट्रेट्स की। अभी हम एवोल्यूशन पे नहीं आए हैं, हम हेरिडिटी ही पढ़ रहे हैं। जैसे पेरेंट से हाइट का जो ट्रेट है वो ऑफस्प्रिंग में गया। But here we are not going to discuss about the organism. Our study is actually concise on the pea plant chosen by the Mendel to perform the experiment. इस पे बात करनी है। अब कोई ट्री होता है, उसकी हाइट क्या है? अच्छी खासी लंबी करवानी है। उसकी हाइट क्या है? अच्छी खासी लंबी करवानी है। ठीक है, समझ लो जीन्स के थ्रू हाइट का ट्रांसमिशन हो गया प्लांट्स में। ठीक है, थ्रू जीन्स transmission of height takes place in plants, ठीक है, बात क्लियर हुई। अब प्लांट में हाइट को कौन बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होता है? आप बोलोगे मैम हार्मोन ऑक्सिन। ओके फाइन, दैट इज द करेक्ट आंसर। हार्मोन ऑक्सिन की वजह से प्लांट की हाइट क्या हो जाती है? दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और ये जो हाइट का कैरेक्टर है ये कहां से आया है? जीन से। इट इज जेनेटिकली इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट पी प्लांट।
और ऑस्प्रिंग पी प्लांट को वो हाइट का कैरेक्टर मिल गया। अब या तो हाइट टॉल होगी या डॉर्फ होगी। अब अगर आप चाहते हो कि हाइट अच्छी खासी हो तो आपके पास एक ऑक्सिन नाम का हार्मोन होना चाहिए जो कि प्लांट की शूट की टिप पर होता है। वो बढ़ता जाता है, प्लांट की हाइट बढ़ती जाती है। ऑक्सिन में सेल डिवीजन होता है, सेल इलोंगेशन करवाता है। ऑक्सिन क्या करता है? एक हार्मोन होता है जो सेल इलोंगेशन या सेल डिवीजन करवाता है। अब ह्यूमन बीइंग्स में हार्मोन्स का सिक्रीशन कौन करता है स्टूडेंट्स? बताओ, आप बताओ। फाइन, ग्लैंड्स। हार्मोन्स का सिक्रीशन ग्लैंड्स करते हैं। पर आप बोलोगे मैम प्लांट्स में तो एज सच कोई ग्लैंड्स नहीं है। प्लांट्स में हार्मोन्स का सिक्रीशन या हार्मोन्स का कंट्रोल एंजाइम्स करते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम्स करते हैं। एंजाइम्स आर इटसेल्फ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की सीक्वेंस किसमें चल रही है? जीन में चल रही है। तो अगर प्रोटीन के सीक्वेंस में ऑल्टरेशन हो गया, प्रोटीन के सीक्वेंस में ऑल्टरेशन हो गया मतलब जीन ट्रांसमिट हुआ, जीन जैसे ही ट्रांसमिट हुआ, अगर उस बीच में प्रोटीन के सीक्वेंस में ऑल्टरेशन हो गया तो ऑल्टरेशन से नुकसान क्या है? अगर प्रोटीन की कमी हो गई या प्रोटीन की बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, मतलब उसका जो नॉर्मल और एवरेज साइज बिगड़ गया, एवरेज सीक्वेंस बिगड़ गई, तो क्या बिगड़ेगा? एंजाइम्स की गड़बड़ी हो जाएगी। एंजाइम्स की गड़बड़ी हो जाएगी तो हार्मोन्स ढंग से नहीं आ पाएंगे। हार्मोन्स ढंग से नहीं आ पाएंगे तो या तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आएगा तो हद से ज्यादा प्लांट बढ़ जाएगा जहां पर आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, अनवांटेड हो गया है, वो इतना लंबा तो चाहिए ही नहीं था। या फिर बहुत ही कम ऑक्सीजन आ रहा है तो प्लांट हद से ज्यादा क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। आइदर टू मच टॉल या आइदर टू मच ड्वार्फ। बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? मैंने क्या बोला? थ्रू जीन ट्रांसमिशन ऑफ हाइट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। Height of plant is due to presence of hormone auxin, presence of hormone auxin, presence of hormone auxin। ठीक है, ऑक्सिन क्या है? GH है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है? इन प्लांट्स हार्मोन सिक्रीशन कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स, कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स, कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। Enzymes are itself made up of proteins. Enzymes are itself made up of proteins. तो if there is alteration in protein sequence while genetic transmission, alteration in protein sequence in genetic transmission, it will result in disturbance of enzyme, disturbance of enzymes। ठीक है, इतना लिखिए, फिर इसके आगे कंटिन्यू लिखाती हूं। सो स्टूडेंट्स, लिखा आप लोगों ने? चलिए, अब अगर एंजाइम्स में डिस्टरबेंस हो गया तो जो एंजाइम हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे हैं उस सिक्रेशन में गड़बड़ी आ जाएगी। या तो बहुत ज्यादा हार्मोन सिक्रीट हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा कम हार्मोन सिक्रीट होगा। इसके आगे कंटिन्यू क्या लिखेंगे? डिस्टरबेंस इन एंजाइम्स, disturbance in enzymes cause disturbance in secretion of hormones, cause disturbance of
सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, बात क्या हुई, ऑक्सिन अगर बहुत ज्यादा सिक्रीट हो गया तो हाइट क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अगर ऑक्सिन बहुत कम सिक्रीट हुआ तो हाइट क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो जेनेटिक ट्रांसमिशन से कैसे जेनेटिक ट्रेट्स इनहेरिट हुए हैं, ड्यू टू दी प्रोटीन सीक्वेंस विद इन दी जीन ऑफ दी डीएनए। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। चलो अब अपने पास हेरिडिटी में एक लास्ट टॉपिक क्या बचता है, लास्ट टॉपिक बचता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, यहां पर क्रोमोसोम का खेल है, यहां पर क्या है, क्रोमोसोम का खेल है। मैंने आपको क्या बोला था कि चाहे फादर हो या मदर हो, फादर की बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मदर की बॉडी में भी टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे फादर अपने हाफ ऑफ ऑटोसोम्स और हाफ ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग को दे देगा। सिमिलरली मदर भी हाफ ऑफ ऑटोसोम्स और हाफ ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफस्प्रिंग को दे देगी। मतलब फादर से 22 ऑटोसोम्स, मदर से 22 ऑटोसोम्स, फादर से कोई भी एक सेक्स क्रोमोसोम और मदर से भी कोई एक सेक्स क्रोमोसोम। तो 22 ऑटोसोम्स फ्रॉम फादर एंड मदर रिस्पेक्टिवली, अगेन इन द चाइल्ड इट बिकम 44 एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड एज वेल एज फादर रिस्पेक्टिवली। तो चाइल्ड में क्या हो जाएगा, 2 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। और वो जो पेयरिंग होगी, उस पेयरिंग पे आप बता पाओगे कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, और इट इज सेक्स ऑफ द चाइल्ड विच इज गोइंग टू गेट डिलीवर्ड बाय द मदर, वेदर इट इज अ गर्ल चाइल्ड और वेदर इट इज अ बॉय चाइल्ड। ठीक है, बात क्या होगी, फादर मदर, वापस से वही बात आएगी। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुकी हूं। 46 क्रोमोसोम्स, इसमें भी क्या है, 46 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब क्या है, 46 में 44 ऑटोसोम्स, 44 ऑटोसोम्स और 44 ऑटोसोम्स के साथ 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसमें भी क्या है, 44 ऑटोसोम्स, मतलब 22 का पेयर, 22 का पेयर, ये तो पेयर ही है, और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। अब ऑटोसोम्स क्या है, नंबर से शो होते हैं, दे कंट्रोल दी अदर ऑटोसोमल ट्रेट्स अदर देन सेक्स। पर सेक्स क्रोमोसोम क्या है, अल्फाबेट से शो होते हैं, प्योरली एंड प्योरली सेक्स को डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। सो सेक्स क्रोमोसोम्स helps in determining the sex of the person, the sex of the person। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो रही है। अब देखो क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फादर और मदर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग गैमीट्स। तो ये सब क्या है, गैमीट के अंदर है ना। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फादर डोनेट स्पर्म टू द ओवा ऑफ द मदर, टू द ओवा ऑफ द मदर। तो बात क्या हुई कि भाई फादर का स्पर्म है, फादर का स्पर्म है, उसके अंदर क्या है, ट्वेंटी ऑटोसोम्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स।
चलो एक काम करो, ऑटोजोम्स का फंडा ही हटाओ आप, तो ऑटोजोम्स का क्या कर दो आप, फंडा ही हटा दो, ठीक है। ओवरऑल क्या है, आपके पास 46 क्रोमोसोम है, 44 ऑटोजोम्स है और 2 सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। अब फादर क्या कर रहा है, फादर हाफ चीजें डोनेट कर रहा है। ये मान लो कि 44 तो आपके सोमेटिक सेल्स हो गए और 2 सेक्स सेल्स हो गए, ऐसा मान सकते हो ना, और मदर में भी 44 सोमेटिक सेल्स हो गए और 2 सेक्स सेल्स हो गए, बात क्लियर हो गई। अब फादर हाफ ऑफ तो ऑटोजोम्स कर रहा है, मतलब 44 में से 22 सोमेटिक सेल्स तो फादर दे रहा है और मदर 44 में से 22 सोमेटिक सेल्स मदर दे रही है, ठीक है। अब फादर में 2 सेक्स सेल्स है, मदर में 2 सेक्स सेल्स है, फादर कोई एक सेक्स सेल दे देगा, मदर कोई एक सेक्स सेल दे देगी, ठीक है। तो फादर क्या देकर क्रोमोसोम देगा, फादर तो स्पर्म दे रहा है ना, मतलब स्पर्म के अंदर वो क्रोमोसोम है। अब फादर में क्या है, XY होता है, मतलब या तो स्पर्म X वाला होगा या फिर Y वाला होगा। अब क्या है, मदर के ओवा से मिलना है, मदर का ओवा में क्या होगा, मदर के ओवा में क्या होता है, 2 XX ही होते हैं, लेकिन डिनोट क्या करेगा, डिवोट क्या कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, सिर्फ एक X। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये X है। अगर मेल का X क्रोमोसोम, भाई मेल क्या करेगा, कोई एक ही देना है तो या तो X देगा या Y देगा, और मदर तो हमेशा एक देगी और दोनों ही X हैं तो ले देके X ही देगी, ठीक है। X दिया तो XX, XS का मतलब होता है गर्ल चाइल्ड, पैदा होने वाला बच्चा लड़की है, ठीक है। और अगर Y गया तो XY, मतलब बॉय चाइल्ड। मतलब फादर जो क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करता है उसके हिसाब से होने वाले बच्चे का सेक्स आपको पता चलेगा। मींस इट इज द फादर हु डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। इट इज द फादर हु डिटरमाइन सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। रूरल एरियाज में क्या है, बहुत ज्यादा इलिटरेसी है, जो मदर लड़का नहीं पैदा कर पाती है उसको क्या है, गलत तरीके से देखा जाता है कि आप बच्चा लड़का नहीं पैदा कर पा रहे हो। नहीं, उनका कोई फॉल्ट नहीं है, उनके पार्टनर का फॉल्ट है। मेल का जो क्रोमोसोम आएगा फीमेल वही बच्चा दे पाएगी, तो इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ फीमेल, इवन इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ मेल। कोई भी हो, ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल टू यू। हर पेरेंट के लिए बच्चा क्या है, इक्वल है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। सेक्स डिटरमिनेशन में आपने क्या देखा कि देखो रिप्रोडक्शन पे टाइम पे फादर 22 ऑटोसोम्स देगा और कोई एक सेक्स क्रोमोसोम देगा। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम किससे रिलेटेड होंगे, सेक्स सेल से। सेक्स सेल्स मतलब गैमीट। मेल का सेक्स सेल मेल क्रोमोसोम को लेके बैठा हुआ है, मेल सेक्स क्रोमोसोम को, और फीमेल का सेक्स सेल फीमेल सेक्स क्रोमोसोम को लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। फादर में 2 हैं, फादर के गैमेट में 2 सेक्स सेल्स हैं, या 2, जैसे फादर का जो सेक्स सेल है, फादर का जो गैमेट है उसमें 2 सेक्स क्रोमोसोम है, X और Y। मदर के सेक्स सेल में 2 सेक्स क्रोमोसोम है, XX। तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे कोई एक सेक्स क्रोमोसोम दे दो, स्पर्म ने X छोड़ दिया, X से मिल गया, Y छोड़ दिया, Y से मिल गया। तो इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ XX, अब जो ऑस्प्रिंग होगा वो तो डिप्लॉयड होगा ना, उसमें तो 44 ऑटोसोम्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम आएंगे, टोटल 46 क्रोमोसोम का ऑस्प्रिंग हो गया। फिर वो रिप्रोडक्शन करेगा, फिर ये स्टेप वापस दौड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि अगर X छोड़ा, X से मिला तो XX गर्ल चाइल्ड होगी, Y छोड़ा फीमेल X से मिला तो XY क्या हो जाएगा, मेल चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बात समझ में आई। आज का लेक्चर में यही ओवर करती हूँ, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक तो हेरिडिटी में एक लास्ट टॉपिक बच गया है कि मेंडल ने ये जो सारी स्टडी पी प्लांट पे करी, पी प्लांट को ही क्यों चुना, ऐसी क्या खूबियां थी पी प्लांट में कि मेंडल ने पी प्लांट को लेकर क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा दिया। एक तो ये पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग फुली फ्लेश्ड एवोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। इस बीच में मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की पावर बूस्टर क्लास आपको करवा दूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले मैंने आपको कहा था कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर है
वो मैं आपको 9th क्लास में करवा चुकी हूँ, बट डोंट वरी, आई एम गोइंग टू रिपीट द चैप्टर इन 10th क्लास ऑल्सो। जो मैंने 9th में पढ़ाया है वही का वही, और जो कुछ जो एक्स्ट्रा एडिटिव पार्ट है 10th में मैं रिपीट करूंगी। और एक ह्यूमन आई करके चैप्टर है, कभी कभार एनसीईआरटी सिलेबस में वो नहीं था, पर इस बार एड ऑन है। तो ह्यूमन आई मतलब अभी स्टिल आपके 2 चैप्टर्स और बाकी हैं 10th में, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन आई, वो हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। जो मैंने पढ़ाया उसको घर जाके देखिए, क्योंकि जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको हर क्लास में एक लाइन रिपीट कर रही हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट इज नॉट टू मेमोराइज बट टू क्लियर योर लॉजिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली बार मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।